नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज वैसे तो स्टैटिस्टिक्स की बात होती है कुछ, लेकिन आज मैं उसी तरह की एक स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल एक 600 वकीलों ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने क्या लिखना है, क्या उसका मतलब है नहीं समझ में आया, लेकिन उसके जो सबसे बड़े नाम है हरीश साल्वे जी हैं और बाकी जो उसके बड़े नाम थे वो भाजपा के, हम ये नहीं कहेंगे कि उनके, पर दे हैव उनको लगता है कि भाजपा अच्छी पार्टी है, भाजपा ही सब कुछ कर सकती है, मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह के ही ज़्यादातर उसमें वकील हैं। उस पत्र के बाद उस पत्र में कहा गया कि जुडिशरी के ऊपर बहुत प्रेशर है और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए और लोग उस पर दबाव डाल रहे हैं। मोदी जी ने उस पत्र को संज्ञान में लेते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी बहुत दबाव बनाती है उस पर और कांग्रेस पार्टी इसकी कल्प्रिट है। जहाँ जो हमको और आपको पता है भाई, 2014 से तो कांग्रेस मुक्त भारत करने में लगे हुए हैं मोदी जी और उनकी पार्टी। कांग्रेस को तो वो हर बार कह रहे हैं कि अब हम बिल्कुल बाहर खदेड़ दिए हैं, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। मैं कुछ केसेस मोदी जी की कथनी और करनी में कितना अंतर है उस पर बोलूँगा। ये वो पार्टी है जिसने जुडिशरी के साथ क्या माहौल बना के रखा हुआ है, वो क्या कह रही है। मैं एक दो केसेस बताऊंगा, 2-4 जजेस की बात करूंगा। इस पिछले 10, 20, 25, 50 साल की हिस्ट्री में एक बड़ा केस हुआ है राम जन्मभूमि के ऊपर, जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। उस जजमेंट को जिन्होंने उस समय चीफ जस्टिस थे, जो लीड कर रहे थे उस बेंच को, जस्टिस रंजन गोगोई साहब। तो उस पर 5 कुल जज थे, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस SC बोबडे, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस S अब्दुल नज़ीर। अब इन 5 लोगों का थोड़ा समझ लीजिए और कि ये क्या चीज़ है। रंजन गोगोई साहब का जजमेंट दिए और पुरस्कार स्वरूप क्या मिला ये आप सबको मालूम है। राज्यसभा की सीट को उससे लिंक किया गया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन उससे बड़ी एक चीज़ हुई थी कि इनके ऊपर एक यौन शोषण का आरोप इनकी एम्प्लॉय ने लगाया था और उसको किस तरह से सारे नियम कानून को धता बताते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद ही अपनी ही पिटीशन अपने ही को सुन के अपने ही द्वारा वो करके अपने को निर्दोष भी घोषित कर दिया। तो याद रखिएगा कि वो कैसे किए थे और उसके बाद उनको राज्यसभा मिल ही गया था। अब दूसरे जज साहब थे अशोक भूषण साहब। अशोक भूषण साहब के बारे में इसलिए कि किसको क्या मिला है मैं बता दूं। जुलाई 2021 में रिटायर होते हैं और नवंबर 2021 में चेयरमैन नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल में पार्क हो जाते हैं और वो अपना इनका चल रहा है मामला। तो तुरंत उसका पुरस्कार इनको मिलता है। एक ही व्यक्ति हैं जस्टिस SC बोबडे, जो जस्टिस गोगोई के जो बाद हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस बनते हैं। तो तुरंत तो उनको कुछ मिलता नहीं, ऐसा कि भाई तुरंत हुए और तुरंत मिल गया कुछ। वो नवंबर 2019 में चीफ जस्टिस बनते हैं, लंबा टेन्योर होता है अप्रैल 2021 तक का। उनको मैंने कुछ लोगों से पूछा भी, उनको राम जी की कोई कृपा नहीं हुई उनके ऊपर, बाकी सबके ऊपर कृपा हुई है, उनके ऊपर कोई कृपा नहीं हुई। फिर चौथे जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनके बारे में क्या, वो तो ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस समय है। अब उसके बाद देखना है कि जैसा अभी हाल चल रहा है कि वो इस सरकार की आंख की किरकिरी हो जाते हैं कि सरकार की आंख का सुरमा हो जाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और इसके जो 5वें जज साहब थे जस्टिस S अब्दुल नज़ीर साहब, जो एक तरह से मुस्लिम सेंटिमेंट या मुस्लिम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं थोड़ा उनके बारे में भी इसलिए बता दूं कि वो कैसे बनाए गए थे, सुप्रीम कोर्ट कैसे लाए गए थे। 2 लोगों के साथ इसका मैं कंपैरिजन कर दे रहा हूं। अब्दुल नज़ीर साहब को जब सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया गया था तो वो उन्होंने कई लोगों को सुपरसीड किया था। सुप्रीम कोर्ट का नॉर्मली जो अभी तक का ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस बनता है वो किसी ना किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस से ही लेते हैं, डायरेक्टली जनरली नहीं लेते हैं, एक्सेप्शंस कुछ हैं। अब जिस समय ये हुआ कि भाई यहाँ कोई मुस्लिम जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, एक मुस्लिम जज रिटायर हो रहे थे, तो मैं 2 लोगों के नाम कर रहा हूँ। लिया गया है अब्दुल नज़ीर साहब को, लेकिन दूसरे भी एक मुस्लिम जज थे, मैं उनका भी बताता चल रहा हूँ। उनका नाम है बदौर दुरेज। ये बदौर दुरेज, BD अहमद साहब बोलते हैं, फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब के लड़के साहबजादे हैं।
बहुत ही मतलब बहुत ही शार्प, बहुत इज्जत। ये 1956 बॉर्न है, नज़ीर साहब 58 बॉर्न है। मैं इसे आपको सारी चीज़ें, क्योंकि कोर्ट में ये सब बहुत काउंट करता है, कौन पहले बॉर्न कौन। ये 1980 में इन्होंने इनरोल्ड एज लॉयर हुए, नज़ीर साहब 1983 में हुए। अहमद साहब जज बने 2002 में, नज़ीर साहब जज बने 2003 में। और 2003 में जज बनने के बाद मुस्लिम कोटा में इनको, ये कर्नाटक के थे नज़ीर साहब, इनको सीधे सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, कई लोगों को सुपरसीड करा के। बीडी अहमद साहब को मतलब उनका भी टर्न था और इनसे ज़्यादा काबिल माने जाते हैं, इनसे सीनियर भी थे हर मामले में, लेकिन उनको नज़रअंदाज किया गया। इनको थोड़ा जल्दी जल्दी मिल गया, इन राम जी की कृपा यहाँ ज़्यादा आई। 4 जनवरी 2023 को ये रिटायर होते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और 24 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के गवर्नर बना दिए जाते हैं। तो राम की कृपा यहाँ रुकी नहीं, कहीं खट से आ गई। ये तो मैंने बता दिया आपको एक उस जजमेंट के बारे में जिस पे हम सब लोगों को ये पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं एक और जजमेंट छोड़ के करके फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से बीजेपी की सरकार हमारे जजेस को हैंडल कर रही है। अगर आपको याद हो तो एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट बनी थी जहाँ पे बाबरी मस्जिद को ढहाने वाले जो विध्वंस हुआ था 1992 में, उसका मुकदमा चल रहा था। मतलब करीब 30 साल हो गए थे मुकदमा चलते। उसके जो जज थे सुरेंद्र कुमार यादव जी, 30 सितंबर 2020 को उन्होंने एक अपना फैसला सुनाया और उन्होंने उस सारे 32 लोगों को जो नामजद थे उसमें, उनको बाबरी विध्वंस वाले में अक्विटल दे दिया। उनका कहना था कि अगर उनकी सुने तो बाबरी मस्जिद तो गिरी ही नहीं। तो जब उनके पास साक्ष्य नहीं, तो उन्होंने कहा साक्ष्य नहीं है, और उन्होंने जो एविडेंस थे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उसको लेने से मना कर दिया। फिलहाल उन्होंने सबको छोड़ दिया, लेकिन प्रसाद तो मिलना था। 2020 में सितंबर में ये उन्होंने फैसला दिया। अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त बना दिए गए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये समझते रहिए, जो मोदी जी कह रहे हैं ना कि बहुत दबाव में, ये कैसे किसका खेल होता है, इसको ज़रा समझ लीजिए। अब मैं 2-3 जजेस की बात कर लूँ जिनकी बात किए बिना मोदी सरकार की पूरी बात समझ में नहीं आएगी। उसमें एक हैं जस्टिस अरुण मिश्रा जी। जस्टिस अरुण मिश्रा जी रिटायरमेंट से एक दिन पहले टेलीकॉम कंपनीज को अलाउ करते हैं कि जो AGR है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू चार्जेस जो बहुत ज़्यादा थे, कई हज़ार करोड़ थे, उसको कहते हैं कि 10 साल में आप लोग दे दीजिए, अलाउ कर देते हैं। कितना लाखों का, कितने करोड़ों का खेल हुआ है, आप खुद समझ सकते हैं। ये वही अरुण मिश्रा जी हैं जिन्होंने प्रशांत भूषण के ऊपर कंटेम्प्ट वाले केस में 1 रुपये का फाइन लगाया था, फिर फंस गए थे, तो कैसे जो उनकी दिक्कत हुई थी हम सबको पता है। ये वही मिश्रा जी हैं जिन्होंने मोदी जी का एज सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज मोदी जी की तारीफ में कसीदे कर दिए थे कि कितनी इनकी बढ़िया लीडरशिप में हम क्या क्या कर रहे हैं। ये वही अरुण मिश्रा जी हैं जो जब सेक्सुअल हैरेसमेंट केस अगेंस्ट गोगोई जी आया तो उस स्पेशल बेंच के ये भी पार्ट थे जिसने सैटरडे को वो सुनवाई एक स्पेशली करके और फिर गोगोई जी को क्लीन चिट मिली थी। ये वही जस्टिस अरुण मिश्रा जी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को पलटा था और उनके ऊपर फॉर्डर स्कैम वाला मुकदमे को फिर चालू किया था, उस मुकदमे को पलटा था। ये वही जस्टिस अरुण मिश्रा जी हैं, अगर आपको याद हो सहारा और बिरला वाला एक केस था जिसमें एक डायरी थी, देश के तमाम विभूतियों को पैसा मिलने का उसमें बही खाता था, उस पिटीशन को भी इन्हीं अरुण मिश्रा जी ने खारिज किया था। ये वही जस्टिस अरुण मिश्रा जी हैं, इनके डेकोरेशंस बता रहा हूँ कितने बढ़िया बढ़िया काम किए हैं, जिन्होंने संजीव भट्ट की पिटीशन जो थी उस पिटीशन को उन्होंने कहा था संजीव भट्ट ने कि भाई पिटीशन को अलग से सुन लिया जाए, ठीक से गुजरात में कार्रवाई नहीं हुई, उसको रिजेक्ट करने का काम किया था। और उसके बाद जब ये अब रिटायर हो गए हैं तो इस समय ये चेयरपर्सन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के।
ठीक है, तो ख्याल रखते हैं मोदी जी, जो उनका ख्याल रखता है मोदी जी उनका ख्याल रखते हैं। अब एक जज साहब का और नाम ले लिया जाए, 2-3 मैंने कहा था कि लूंगा, वो एक तो बेंच का नाम लिया, अब 1-2-3 जज समझ लीजिए। एम खानविलकर साहब हैं। एम खानविलकर साहब लोकपाल इस समय बनाए गए हैं। इनका भी जरा पास्ट रिकॉर्ड्स देख लीजिए। ये रिटायरमेंट से 2 दिन पहले ये वही खानविलकर साहब हैं जिन्होंने ईडी के पीएमएलए लॉ जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, उसमें इन्होंने कहा था कि नहीं बेल के बिना आप रख सकते हैं। वो सब जो जिस तरह का ड्रैकोनियन कानून बना है वो ये बनाने वाले में इनका सबसे बड़ा रोल है। रिटायरमेंट से 2 दिन पहले इन्होंने ही उस पीएमएलए कानून को ये किया था कि इसमें कोई वो नहीं। इन्होंने वो यूएपीए का भी कानून में कहा था ना बेल नहीं मिल सकती। ये वही सज्जन हैं जो ये करते हैं। ये वही हैं जिन्होंने, अगर आपको याद हो, गुजरात रॉयट 2002 को लेके एक बड़ी पिटीशन थी, तीस्ता सीतलवाद और वो जो बेस्ट बेकरी में वो सब लोग जो मरे आ रहे थे, उसकी तरफ से कई पिटीशन चल रही थी। इन्होंने अभी उसमें मोदी जी को क्लीन चिट दी और फिर सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है कि द पिटिशनर मस्ट बी पुट इन डॉक। पिटिशनर को उनकी वो करना चाहिए। और उनके इस वाक्य के बाद एफआईआर हुई और तुरंत तीस्ता सीतलवाद और वहाँ के पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार जी की गिरफ्तारी हुई। मैं सिर्फ याद दिला दे रहा हूँ कि जब अगर लोकपाल बने हैं तो लोकपाल लायक कितने उन्होंने सरकार का काम किया है। ये वही जस्टिस खानविलकर हैं जिनको एक तरफ तो 2002 के में क्लीन चिट मिली थी और इन दी डॉक था, दूसरी तरफ दांतेवाड़ा में 17 आदिवासियों की जब हत्या हुई थी उसकी पिटीशन को डिसमिस करते समय न केवल डिसमिस किया बल्कि उसके जो पिटिशनर हिमांशु कुमार जी थे उन पर 5 लाख का जुर्माना भी कर दिया कि भाई आगे से कोई इस तरह की पिटीशन करने की हिम्मत भी ना करे। ये वो खानविलकर साहब हैं। मैं एक नए जज साहब अभी रिटायर किए हैं, जस्टिस गंगोपाध्याय जी, जो बताते ही थे कि मैंने तो वो जज की कुर्सी पर बैठे हुए उनकी बीजेपी से बातचीत चलती रहती थी, मतलब क्या होंगे, कैसे रिजाइन करेंगे, कहाँ पद मिलेगा, सारा लेन देन सब कुछ बात हो रही थी। तो उन्होंने सेल्फ एडमिटेड है, मुझे इसमें क्या कहना। और मोदी जी कह रहे हैं कि दबाव कांग्रेस का है, बातचीत बीजेपी की हो रही थी। अब मैं 2-3 केसेस इसलिए बता दूं कि ये कहानी पूरी नहीं होगी, इतने उसमें भी 2-3 नाम लेने जरूरी हैं। एक नाम है जस्टिस अकील कुरैशी जी का। जस्टिस अकील कुरैशी जी गुजरात में 2004 में जज बने, फिर वो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हो गए थे जब चीफ जस्टिस रिटायर हो गए थे। 2 नवंबर 2018 से 13 नवंबर 2018 तक ये हुआ कि अरे ये कहाँ से चीफ जस्टिस, इनको एक्टिंग भी हो रहा है बहुत, क्योंकि रोस्टर सब यही करेंगे, खटाखट हटाओ, तो इनको तुरंत ट्रांसफ़र किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट। 2 नवंबर 2018 से 13 नवंबर 2018 तक काम करने दिया गया। 14 नवंबर को इनको बॉम्बे भेज दिया गया। ये 14 नवंबर 2018 से 15 नवंबर 2019 तक वहाँ रहे। बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इनको कोलिजियम ने, सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने इनको एज चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया था, मतलब सरकार के पास भेजा था, सरकार ने नहीं माना, उस पर बैठी रही और अंतुगत्वा सरकार ने इनके लिए कहा कि नहीं, इनको कहीं और भेजिए। और ये बात जस्टिस अकील कुरैशी जी और जस्टिस रंजन गोगोई ने अपनी किताब में भी लिखी है कि उनके पास कुछ नेगेटिव ऑर्डर्स, उनके पास एक नेगेटिव इंप्रेशन था सरकार के पास, इसलिए नहीं किया गया। इनको मद्रास हाई कोर्ट से में नहीं जाने दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट बना के भेजे गए। और अंत में 6 महीने के लिए, जब 6 महीना बचे थे, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट भी बने थे। अब इनकी क्या दिक्कत थी? इनकी दिक्कत ये थी कि इनको ये सब क्यों इनके साथ हुआ। ये एक चीज और समझ लीजिए, मेरी याद में, मतलब पहले शायद जस्टिस ऐसे जिनके लिए गुजरात हाई कोर्ट के जो एडवोकेट एसोसिएशन थी GHO, उसने PIL सुप्रीम कोर्ट में आके डाली थी कि यूनियन गवर्नमेंट इनके एलिवेशन में रुकावट डाल रही है, इनको चीफ जस्टिस नहीं बन रही है। गुजरात हाई कोर्ट के एसोसिएशन ने किया था ये, फिर सरकार नहीं मानी। इनसे सरकार इतना गुस्सा क्यों थी? गुस्से का कारण
आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। 2010 में इन्होंने सीबीआई को अलाउ किया था अमित शाह की गिरफ्तारी के लिए। तो इतना बड़ा पाप, मतलब अमित शाह साहब को गिरफ्तार कराने की हिमाकत की थी जस्टिस कुरैशी जी ने, एंड ही पेड दैट प्राइस। और एक और छोटी सी थी, हालांकि वो है, लेकिन 2011 में मोदी जी के न चाहने पे भी उन्होंने जस्टिस आर.ए. मेहता को गुजरात का लोक आयुक्त नियुक्त कर दिया था। वो भी एक दूसरी, लेकिन ज़्यादा बड़ी गलती तो अमित शाह की गिरफ्तारी थी। ये तो मैंने इनका बता दिया। एक जस्टिस का और बता दूं, जस्टिस ताहिल रमानी, मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, उसको फिर रिपीट कर दे रहा हूं। मुंबई हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट में आई थी। 75 जजेस की बेंच है, और उनको वहाँ से जब भेजा गया मेघालय की 3 जज वाली बेंच में, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर उनके पीछे इन लोग लगे, उनके ऊपर इंक्वायरी इंस्टीट्यूट हुई। उनकी गलती भी सुन लीजिए। उनकी गलती थी कि उन्होंने बिल्किस बानो केस में जितने ये सब कुकर्मी थे, जो बीजेपी के हिसाब से माला पहनाने का वाला काम किए थे, लेकिन किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए जिन्होंने वहशीपन और मतलब हैवान का काम किया था, उनकी सज़ा को इन्होंने अपील किया था। और एक और नाम इसलिए ले लूं कि वो भी याद रहे आपको, एक जस्टिस एस मुरलीधर थे, याद है? दिल्ली रॉयट्स की केस चल रहा था, केस उनके यहाँ लगा था, केस आज शाम को वो सुना गया, कल आना था, ट्रांसफर चलो दिल्ली से पंजाब हाई कोर्ट। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अब तय आपको करना है। ये वो सरकार है जो कहती है कॉलेजियम होना ही नहीं चाहिए, अपॉइंटमेंट तो हमें करना चाहिए, सरकार को अपॉइंटमेंट करेगी। और ये मोदी जी को शिकायत है कि नहीं। और मोदी जी, आपकी तो ये सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट की बात को माना ही नहीं। आप तो कानून बदल दिए और आपने कहा कि नहीं, अब जो सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर होगा उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा, आप कानून ले आए। तो आपकी न्याय के प्रति आप दबाव में रखते हैं कि कांग्रेस रखती है, जो कि सत्ता में नहीं है। ये किसी के से छुपा नहीं है। और मुझे अभी भी लगता है कि ये जो आपने अभी कराया है, 600 वकीलों से ये करवाया है, उसका कुछ और कारण नहीं, उसका मोटिव एक ही है कि आप जुडिशरी को प्रेशर में लाना चाहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक सिर्फ झटका लगा है, और मतलब कहाँ तक चोट लगी है ये दिख ही रहा है। लेकिन इस समय मेरे ख्याल में इंडियन जुडिशरी की भी कसौटी का टाइम है कि जब भारत के संविधान पे बहुत से लोगों को लगता है कि उस पर खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, तो जुडिशरी जो पहरेदार की तरह काम करती है वो अपनी चौकीदारी बखूबी निभा पाएगी कि नहीं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।